आज से हम एक नई मांगा की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है पियरलेस बैटल स्पिरिट। ये कहानी मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन की दुनिया पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है लिनसुई सिटी के एक मशहूर क्लैन किन क्लैन से, जो कैंगलैन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। इस कॉन्टिनेंट में अगर किसी भी इंसान को एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो सबसे पहले उसे अपनी मार्शल स्पिरिट अवेकन करनी पड़ती है। मार्शल स्पिरिट वो डिवाइन पावर होती है जो एक इंसान को हेवन और अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करती है, जिसके बाद ही वो की एनर्जी ऑब्जर्व करके कल्टीवेशन कर सकता है। जानता हूँ कई लोग इसे की वाई एनर्जी बोलते हैं, लेकिन मैं इसे की एनर्जी बोलना प्रेफर करूँगा। तो कहानी पे वापस आते हैं। फिर राइटर मार्शल स्पिरिट्स को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि मार्शल स्पिरिट की 4 प्राइमरी रैंक्स होती है, टियान, डी, जुआन और हुआंग, जिसमें हुआंग सबसे लोवेस्ट होती है। हर रैंक के अंदर भी 10 ग्रेड्स होते हैं। जिसकी मार्शल स्पिरिट जितनी हाई रैंक की होती है उसका कल्टीवेशन उतना ही फास्ट, स्मूथ और पावरफुल होता है। अब शिन शिफ्ट होता है किन क्लैन के अवेकनिंग ग्राउंड पर, जहाँ एक ग्रैंड मार्शल स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी चल रही है। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है एक टैलेंटेड लड़का, किन चैंगकोंग। जैसे ही वो अपनी स्पिरिट अवेकन करता है, एक फियर्स टाइगर स्पिरिट उसके सामने आती है। एल्डर शॉक्ड होते हुए कहते हैं, ये तो 5th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्राउड एक्साइटेड होकर चीयर करते हुए कहती है, ब्रदर किन चैंगकोंग ने 5th ग्रेड स्पिरिट अवेकन की है। किन क्लैन में एक नया जीनियस पैदा हुआ है। ये हमारे क्लैन के लिए एक ब्लेसिंग है। इतना सुनने के साथ ही किन चैंगकोंग खुश होते हुए सोचता है, फाइनली मैंने एक हाई ग्रेड मार्शल स्पिरिट अवेकन कर ली है। अब मैं किन क्लैन का नंबर 1 जीनियस हूँ। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है एक और लड़के पर, किन्नैन, जिसे देखकर चैंगकोंग चिढ़ जाता है और मन ही मन कहता है, अब तू तो मेरे सामने एक कचरा है, एकदम बेकार किन्नैन। तभी एल्डर अनाउंस करते हुए अगला नंबर है किन्नैन का। किन्नैन स्टेज पर आता है। यही है हमारा मेन कैरेक्टर यानी एमसी। किन चैंगकोंग उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहता है, शह। एक लड़की अपने साथी से एक्साइटेड होकर कहती है, क्या लगता है तुम्हें यंग मास्टर किन्नैन कौन सी स्पिरिट अवेकन करेंगे? शायद किन चैंगकोंग से भी ज़्यादा हाई रैंक वाली। साथ ही खड़ा एक लड़का कहता है, मुझे लगता है कि यंग मास्टर किन्नैन एक अनपैरेलल्ड मार्शल स्पिरिट अवेकन करेंगे। किन्नैन शांत दिमाग से मेडिटेशन स्टार्ट करता है और मन ही मन कहता है, आखिरकार वो दिन आ ही गया। एल्डर क्राउड को शांत करते हुए जोर से कहते हैं, सब लोग चुप हो जाओ। किन्नैन अब अपनी मार्शल स्पिरिट अवेकन करने जा रहा है, कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। किन चैंगकोंग सार्कास्टिकली बोलता है, मार्शल स्पिरिट तो हेवेंस के द्वारा तय होती है। क्या तुम्हें लगता है कि 5th ग्रेड की वांग रैंक स्पिरिट अवेकन करना कोई बच्चों का खेल है? मुझे तो लगता है कि किन्नैन ज़्यादा से ज़्यादा 2nd ग्रेड की स्पिरिट ही अवेकन करेगा। चैंगकोंग के बोलने के बाद सब लोग उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। वो अपने मन ही मन में गुस्से से वो सोचता है, किन्नैन, तेरी मार्शल स्पिरिट 5th ग्रेड से नीचे ही होनी चाहिए, वरना मेरी तो फुल टू बेइज्जती हो जाएगी। और तभी किन्नैन के शरीर से एक इंटेंस एनर्जी निकलती है। एक ब्राइट लाइट उसके बॉडी से निकलकर सीधा आसमान तक जाती है। पूरे क्राउड में एकदम से साइलेंस छा जाता है। इस नज़ारे को देख एल्डर्स और साथी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी उसकी मार्शल स्पिरिट मैनिफेस्ट होती है, एक शोर्ड स्पिरिट। एल्डर कन्फ्यूज्ड होकर कहते हैं, ये तो एक येलो रे, सिर्फ एक 1st ग्रेड की वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है। लोग शॉक्ड होकर आपस में बातें करने लगते हैं, क्या सिर्फ 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट? ये तो सबसे बेकार रैंक होती है ना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आज तक किसी ने इतनी बेकार स्पिरिट अवेकन नहीं की। किन्नैन भी अपनी स्पिरिट को देखते हुए सोचता है, स्कारलेट फ्लेम 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। और एमसी जैसे अपनी 1st ग्रेड वांग रैंक मार्शल स्पिरिट अवेकन करता है, चैंगकोंग जोर जोर से हंसने लगता है और ताना मारते हुए कहता है, किन्नैन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू सिर्फ एक 1st ग्रेड मार्शल स्पिरिट अवेकन करेगा। तू कैसा जीनियस है? तू तो सिर्फ एक बेकार सा कचरा है। इसका मतलब तो यह है कि असली जीनियस तो मैं हूँ, किन चैंगकोंग, किन क्लैन का भी और लिनसुई सिटी का भी। फिर राइटर हमें बताता है, 1st ग्रेड वांग रैंक मार्शल स्पिरिट सबसे नीचे की रैंक मानी जाती है। ज़्यादातर लोग कम से कम 2nd ग्रेड या उससे ऊपर की स्पिरिट ही अवेकन करते हैं, इसलिए 1st ग्रेड को लोग ट्रैश समझते हैं। पहले जहाँ सब किन्नैन की तारीफ़ करते नहीं थकते थे, अब सब लोग उसको मॉक करने लगते हैं। एक बंदा तो गुस्से में यहाँ तक चिल्ला के कह देता है कि फ़क, ये क्या कचरा है, टॉप जीनियस, अजी मेरा एल।
ये तो सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मार्शल स्पिरिट वाला ट्रैश है। दूसरा बंदा बोलता है, ये तो सच में एक फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट है, बिल्कुल टट्टी। किन फैमिली के कुछ लोग गुस्सा होकर कहते हैं, ट्रैश, एकदम वेस्ट, ये तो हमारे क्लैन के लिए कलंक है, इसे तुरंत क्लैन से निकाल दो। एल्डर तक शॉक्ड है। एक एल्डर शॉक होते हुए दूसरे एल्डर से कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा एल्डर रिप्लाई में कहता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारा नंबर 1 जीनियस किन नैन अब सिर्फ एक ट्रैश बन गया है। अब किन चैंग कॉन्ग सबके सामने फ्लेक्स करते हुए बोलता है, जैसा मैंने पहले ही कहा था, मार्शल स्पिरिट हेवन से मिलती है, तो क्या हुआ अगर तू खुद से अपनी मार्शल स्किल इन्वेंट करने में सक्सेसफुल हो गया? आखिर में तू तो एक कचरा ही निकला। लड़के आपस में बात करते हुए, ब्रदर किन चैंग कॉन्ग बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक लड़का ताना मारते हुए बोलता है, एक फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट का बंदा तो सुअर से भी कंपेयर करने लायक नहीं है। और सोच लो, हम इसे अपने किन क्लैन का यंग मास्टर मानते थे। अबे एक बार अपनी शक्ल आईने में देख के तो बात कर। लोग और भी ज़्यादा मॉक करते हुए कहते हैं, उसे यंग मास्टर की पोजीशन से हटा दो। सिर्फ पोजीशन से ही नहीं, उसे तो क्लैन से ही निकाल दो। सब लोग किन नैन के खिलाफ हो जाते हैं और एक लड़की किन चैंग कॉन्ग की तरफ देखते हुए कहती है, बिल्कुल सही, ब्रदर किन चैंग कॉन्ग ही हमारे सेक्ट के नंबर 1 जीनियस है। किन नैन को हटाकर उन्हें ही यंग मास्टर बना देना चाहिए। शिन शिफ्ट होता है। सिटी के अंदर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है, क्या तुमने सुना, किन क्लैन का नंबर 1 जीनियस किन नैन ने सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मार्शल स्पिरिट अवेकन की है। दूसरा शॉक में, ऐसा कैसे हो सकता है? मार्शल एम्परर ने तो कहा था कि किन नैन इस जेनरेशन का नंबर 1 जीनियस है। तीसरा बंदा बोलता है, कैसा जीनियस? फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट के साथ वो क्या ही कर लेगा? शायद एम्परर कहना चाहते होंगे नंबर 1 ट्रैश। शिन शिफ्ट होता है किन क्लैन के कोर्ट यार्ड में, जहाँ किन नैन अकेला कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो अपने मन ही मन सोचता है, कल्टीवेशन का पहला रियाल्म होता है बॉडी टेम्परिंग रियाल्म। इसमें टोटल 10 लेवल होते हैं और बॉडी टेम्परिंग का मतलब होता है अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब की गई की एनर्जी से मजबूत बनाना। और जैसे जैसे हम एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे वैसे हमारा लेवल भी बढ़ता जाता है। फिर हम देखते हैं कि अपना एमसी अपनी मार्शल स्पिरिट शोड को पकड़ के अपने मन ही मन कहता है, मार्शल स्पिरिट का रैंक वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं 3 घंटों तक कल्टीवेशन करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाया, लेकिन अगर किन चैंग कॉन्ग ने इतने ही समय तक कल्टीवेशन किया होता तो वो शायद बॉडी टेम्परिंग रियाल्म के पहले लेयर तक पहुंच गया होता। पर फिर एमसी थोड़ा पॉजिटिव फील करते हुए कहता है, फिर भी ये काफ़ी लकी बात है कि मैंने एक फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट अवेकन की। अगर ये किसी और रियाल्म की होती तो मैं शायद काफ़ी हेजिटेंट फील करता। फिर फ्लैशबैक चालू होता है। एमसी याद करता है जब वो 14 साल का था। मैं फॉरेस्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, तभी अचानक एक रेड लाइटनिंग सीधे मेरे ऊपर गिरती है। मुझे लगा कि तो मैं तो गया, लेकिन उसी वक्त एक पावरफुल मार्शल स्पिरिट मेरी बॉडी के अंदर अवेकन हो जाती है, जो एक डिवाइन बैटल स्पिरिट थी। एमसी डिटरमाइन होते हुए सोचता है, इस डिवाइन बैटल स्पिरिट को पूरी तरह से हासिल करने के लिए मुझे अपनी खुद की मार्शल स्पिरिट को सेक्रीफाइस करना होगा। और अगर किसी के पास हाई रैंक मार्शल स्पिरिट हो तो डिवाइन बैटल स्पिरिट को प्रॉपरली अवेकन करना और भी मुश्किल हो जाता है। फिर वो थोड़ा हंस कर कहता है, लेकिन अगर किसी के पास एक फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट हो तो उसके पास डिवाइन बैटल स्पिरिट अवेकन करने का स्ट्रॉन्ग चांस होता है। और मेरी मार्शल स्पिरिट भी फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक की है, इसका मतलब मैं डेफिनेटली डिवाइन बैटल स्पिरिट को अवेकन कर पाऊंगा। फिर एमसी जोर से चिल्लाता है, बाहर आओ स्कारलेट फ्लेम सेवर। पर जब कुछ भी नहीं होता तो वो शांत हो जाता है, मेडिटेशन में बैठता है और कंसंट्रेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपने स्पिरिट में फायर जला देता है और ज़ोर से चिल्लाता है, सैक्रिफाइस। जैसे ही वो ऐसा कहता है, उसकी मार्शल स्पिरिट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। उसकी सारी एनर्जी वापस उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी एक साथ आने से एमसी की हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी मार्शल स्पिरिट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिवाइन बैटल स्पिरिट अवेकन हो जाती है। फाइनली मैंने इसे अवेकन कर लिया, सोचता हुआ एमसी ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद एमसी धीरे धीरे होश में आता है और सर पकड़ के कहता है, ऐश मेरा सर कितना दर्द कर रहा है। फिर वो सोचता है, वो प्राचीन आवाज़ कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी, वो था क्या? वो मेडिटेशन में बैठते हुए कहता है, छोड़ो, पहले ये देखते हैं कि डिवाइन बैटल स्पिरिट दिखती कैसी है। जैसे ही वो डिवाइन बैटल स्पिरिट को समन करता है, उसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है।
ये मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट है। एमसी की आंखों में चमक आ जाती है और वो एक्साइटमेंट में कहता है, ये तो 6th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। मेरी पहली वाली स्पिरिट के कंपैरिजन में तो ये 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। फिर वह तुरंत कल्टीवेशन में बैठ जाता है और सोचता है, चलो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका मेरी कल्टीवेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। थोड़ी देर बाद जैसे वो अपनी आंखें खोलता है वो हैरान रह जाता है, ये तो मुझे इतनी ज़बरदस्त कल्टीवेशन स्पीड दे रही है। ये स्पीड तो पहले वाली 1st ग्रेड हुआंग रैंक स्कारलेट फ्लेम सेवर से कम 10 गुना ज़्यादा है। 3 घंटे बाद एमसी खुशी से हंस कर कहता है, सिर्फ 3 घंटे कल्टीवेशन करने के बाद ही मैं बॉडी टेम्परिंग रियाल्म के फर्स्ट लेयर तक पहुंच गया। और हंसते हुए कहता है, डिवाइन बैटल स्पिरिट तो वाकई अनबीटेबल है। और फिर वो कॉन्फिडेंट होकर सोचता है, इस डिवाइन बैटल स्पिरिट की मदद से मेरा एक्सपर्ट बनने का सपना अब सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा। सीन शिफ्ट होता है। एक सर्वेंट लड़की एक छोटी सी बॉटल लेके आती है जो पिल से भरी होती है। वो रेस्पेक्टफुली कहती है, यंग मास्टर, मैं आपका इस महीने का अलावेंस देने आई हूँ। एमसी एक फ़नी सा एक्सप्रेशन बनाता है और हवा में सुगंध को महसूस करते हुए कहता है, वाह कितनी लाजवाब खुशबू है, जल्दी दो, मुझे थोड़ा टेस्ट करने दो। वो लड़की घबरा जाती है और शर्माते हुए प्लेट फेंक के चीखती है, यंग मास्टर आप तो बड़े ही बेशरम निकले, एकदम बोले तो परवर्ट। वो तेज़ी से भाग जाती है, किन्नैन ऑकवर्ड से स्माइल के साथ चिल्लाते हुए, अरे लिटिल किन, गलत समझ गई तुम, मैं तो पिल्स की बात कर रहा था, तुम्हारी नहीं। लड़की के जाने के बाद वो बॉटल खोलता है और उसकी आंखें फट जाती है। इतनी सारी पिल्स, बॉडी टेम्परिंग पिल्स तो बॉडी टेम्परिंग रियाल्म के लोगों के लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं है। और किन क्लैन के डिसाइपल को तो सिर्फ एक पिल मिलती है हर महीने। थोड़ा सोच में पड़ता है और कहता है, मैंने तो एक 1st ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट अवेकन की थी, इस वजह से सब लोग मुझे ट्रैश बोलते हैं। एल्डर्स मुझे इतनी पिल्स तो कभी नहीं देंगे, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, फादर। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाती है और कहता है, फादर टेंशन मत लो, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। फिर वो एक पिल खा जाता है। जैसे ही पिल उसकी बॉडी में जाती है सारी एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट होने लगती है। एमसी शॉक हो जाता है, ये क्या हो रहा है? पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी किसी और चीज़ के अंदर जा रही है, क्या ये डिवाइन बैटल स्पिरिट है? फिर वह दूसरी पिल भी ले लेता है और सोचता है, ये डिवाइन बैटल स्पिरिट सच में इन पिल्स की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। बस अब सभी पिल्स खा जाता हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। वो तुरंत सारी पिल्स को एक साथ निगल जाता है। इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलने के बाद उसकी बैटल स्पिरिट इवॉल्व हो जाती है और बन जाती है 7th ग्रेड हुआंग रैंक्ड स्पिरिट। किन्नैन हैरानी में सोचता है, ये बैटल स्पिरिट लेवल अप भी कर सकती है अगर इसे इनफ पिल्स मिल जाए तो। मार्शल स्पिरिट तो एक हेवनली गिफ्ट होती है जो ज़िंदगी भर साथ रहती है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है और कहता है, अगर ये डिवाइन बैटल स्पिरिट पिल्स से अपग्रेड हो सकती है तो इसका मतलब है अगर मेरे पास और ज़्यादा पिल्स हो तो मैं इसे बार बार अपग्रेड कर सकता हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं इसे जुआन रैंक या डी रैंक या फिर लेजेंडरी टियान रैंक तक ले जा सकता हूँ। फिर वो दोनों हाथ हवा में फैला के थोड़ा ओवर ड्रामेटिक अंदाज में कहता है, फ्यू, काम डाउन, मुझे शांत रहना होगा। तभी एक जोर सा धक्का उसके कोर्टयार्ड के गेट पे पड़ता है। गेट टूट जाता है और एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। वो ईगो में टपकते हुए चिल्लाता है, किन्नैन जल्दी अपनी गांड उठा के बाहर आ जा, वरना बाद में मत कहना कि वार्न नहीं किया था। और फिर हम देखते हैं एमसी और उस नए कैरेक्टर के बीच एक इंटेंस स्टेयर डाउन को। फिर एमसी थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, किनजाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी फाइनली उस नए कैरेक्टर की आइडेंटिटी रिवील होती है, किनजाओ, जिसके पास है 3rd ग्रेड हुआंग रैंक्ड मार्शल स्पिरिट ब्लू फ्लेम सोर्ड। किनजाओ अपने फुल एटीट्यूड में एक एरोगेंट टोन में कहता है, मैं यहाँ एक सिंपल रीज़न के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग पिल्स चाहिए। किन्नैन मुझे अब दोष मत देना, मैं थोड़ा रूड हो जाऊँ तो। अब तुम सिर्फ एक ट्रैश बन चुके हो और तुम्हारे पास उन पिल्स का होना सिर्फ वेस्ट है। अगर तुम उन पिल्स को खा लेते हो तो वो पिल्स बर्बाद हो जाएंगी, इससे अच्छा है वो पिल्स मुझे दे दो, बेहतर यही होगा। यह सुनकर एमसी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछता है, और अगर ना दूँ तो? उस मोमेंट पर एमसी के मन में पुरानी बातें यादें आने लगती है। वो अंदर ही अंदर सोचता है, ये किनजाओ,
छोटी सोच वाला आदमी है। जब मैं एक जीनियस माना जाता था तब तो बड़ा मेरे पीछे घुमा करता था और मेरी हर बात को भी माना करता था। हमारी और इसकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब जैसे ही लोग मुझे ट्रैश कहने लगे, ये सबसे पहले मेरी पिल्स के पीछे आ गया। इसने तो अपना असली रंग ही दिखा दिया। क्या घटिया आदमी है ये सब याद करते हुए एमसी का चेहरा बिगड़ने लगता है और गुस्से से वो दांत पीसने लगता है। एमसी अभी अपनी थॉट्स में ही होता है कि तभी हमें देखने को मिलता है कि किनजाओ जो अपना ऑरा रिलीज करता है और गुस्से से बोलता है, किन्नैन अगर तुमने मुझे पिल्स नहीं दिए तो मुझे बदतमीजी करनी होगी। मेरे पास अभी कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मार्शल स्पिरिट 3rd ग्रेड वांग रैंक की है। एमसी एकदम चिल आउट एक्सप्रेशन के साथ नाक को हल्की सी खुजाते हुए बोलता है, मैं तो दे देता, लेकिन क्या करें, पिल्स तो ख़त्म हो गया है। अगर तुम चाहो तो रुक जाओ, जब मैं हल्के होकर आऊँगा तो मेरी पॉटी से उठा लेना। एमसी की ये बातें सुनते ही किनजाओ का ब्लड प्रेशर फुल हाई हो जाता है और गुस्से से अटैक करते हुए बोलता है, किन्नैन मैं ऑलरेडी तुम्हें रेस्पेक्ट दे चुका हूँ। तुम अब भी खुद को किन क्लैन का नंबर 1 जीनियस मानते हो? वेक अप, तुम अब नंबर 1 ट्रैश हो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि 1st ग्रेड और 3rd ग्रेड मार्शल स्पिरिट में क्या फ़र्क होता है। एमसी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, तो तुम वाकई मुझे मजबूर करोगे हाथ उठाने के लिए? और तुरंत अपनी मुट्ठी में ऑरा कंसंट्रेट करके यूज़ करता है लो क्लास मार्शल स्किल कोलैप्सिंग फिस्ट। एक पावरफुल पंच से किनजाओ सीधा पीछे जाके स्टेयर्स पे टकराता है, जिसे देख वो शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम ऑलरेडी बॉडी टेम्परिंग रियल्म के 1st लेयर पे कैसे पहुंच गए? तुम तो एक 1st ग्रेड वांग रैंक्ड ट्रैश थे ना। मेरे पास तो 3rd ग्रेड है, फिर भी मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया और तुमने कर लिया। एमसी गुस्से में देखता है और कहता है, हटो यहाँ से, स्क्रैम। ये सुनते हैं किनजाओ बिना एक सेकेंड भी वेस्ट किए वहाँ से भाग जाता है। एमसी अपने कोर्ट यार्ड की हालत देखते हुए थोड़ा परेशान होता है और सोचता है, लगता है आज तो कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, मैं मार्शल स्किल पवेलियन चला जाता हूँ, जहाँ मैं अपने लिए एक सुटेबल मार्शल स्किल ढूंढ लेता हूँ। शायद अब मुझे दूसरी फ्लोर पे जाने का परमिशन भी मिल जाए। तब हमें मार्शल पवेलियन के बारे में बताया जाता है। ये पूरा पवेलियन किन क्लैन के लिए शेयर्ड जगह है, जिसमें टोटल 4 फ्लोर्स हैं। 1st फ्लोर पे मिलती है लो क्लास मार्शल स्किल्स, उसी तरह 2nd फ्लोर पर मिडिल क्लास, 3rd फ्लोर पर एडवांस्ड क्लास और 4th फ्लोर पे अल्टीमेट क्लास मार्शल स्किल मिलती है, जिसका सिर्फ अफवाह है। शिन शिफ्ट होता है, एमसी पवेलियन के अंदर आता है, जहां एक एल्डर उसे रोकते हुए पूछता है, किन्नैन यहाँ क्यों आए हो? एमसी पोलाइटली बो करके कहता है, एल्डर यांग मैं 2nd फ्लोर पे जाना चाहता हूँ। एल्डर थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, 2nd फ्लोर? ये मत समझना कि मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम क्लोज हैं। जो भी हो, 2nd फ्लोर पे जाने के लिए बॉडी टेम्परिंग रियल्म का 1st लेयर रीच करना कंपलसरी है। एमसी बिना कुछ कहे अपने हाथ में एनर्जी कंसंट्रेट करता है और फ्लोर पे एक पाम स्ट्राइक मार देता है, एकदम सॉलिड इम्पैक्ट। एल्डर शॉक में, तुमने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया? ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे पास तो 1st ग्रेड वांग रैंक्ड स्पिरिट थी। एमसी कुछ नहीं कहता है, फुल स्वैग मोड ऑन, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए डायरेक्टली 2nd फ्लोर की तरफ बढ़ता है। 2nd फ्लोर पे पहुंचते ही एमसी देखता है कि बड़े बड़े सेल्फ्स बुक्स से भरे हुए हैं। तभी पीछे से एक फेमिलियर टॉन्टिंग वॉइस सुनाई देती है, किन्नैन सोचा भी नहीं था कि तुम जैसे एक ट्रैश भी बॉडी टेम्परिंग रियल्म के 1st लेयर तक पहुंच जाओगे। लगता है पेट्रियाक के दिए हुए 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स काफ़ी इफेक्टिव थे। यहाँ होता है नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, किन्यू, किनजाओ का बड़ा भाई, 4th ग्रेड वांग रैंक्ड मार्शल स्पिरिट, गोल्ड आइसबो, किन क्लैन के टॉप जीनियसों में से एक। एमसी हंस के कैजुअली बोलता है, हाँ काफ़ी काम आए, तभी तो मैंने तुम्हारे छोटे भाई की अभी थोड़ी देर पहले धुलाई की है। जैसे ही किन यू एमसी की ये बातें सुनता है, वो हैरान हो जाता है और गुस्से में कहता है, तुमने मेरे छोटे भाई को मारा? एमसी बिल्कुल शांत और ठंडे लहजे में जवाब देता है, हाँ मारा। एक तो तुम्हारा भाई बिन बुलाए मेरे घर पे आ धमका। पहले तो उसने गेट तोड़ी और मुझे जलील करते हुए मुझसे मेरी ही बॉडी टेम्परिंग पिल चुराने की कोशिश की। तुम्हें तो एक्चुअली शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने सिर्फ उसे थोड़ा सा पीटा है, वरना कुछ और हो जाता। किन्यू का चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से। किन्यू फिर बोलता है, बहुत अच्छा, तो तुम पुराने रिश्तों की इतनी कदर करते हो? हाँ किन्नैन, क्या गलत किया मेरे भाई ने अगर उसने तुमसे वो तुम्हारे पिल्स मांगे? वैसे भी तुम जैसे कचरे के हाथों वो पिल्स बर्बाद ही होते। एमसी का चेहरा अभी भी शांत रहता है, लेकिन अब वो भी थोड़े गुस्से में आने लगता है। एमसी बोलता है, तुम दोनों भाई वैसे भी एक जैसे ही हो, सिमिलर टू द कोर। तुम लोगों को तो देखकर घिन आता है मुझे। किन्यू का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो चिल्लाता है, क्या कहा, एक बार फिर से बोल के दिखा। एमसी मुस्कुराते हुए थोड़े मजाक करते हुए कहता है, कानों में कुछ दिक्कत है या एक्टिंग कर रहे हो?
अभी तो तुम्हें सीधे गाली दी है, बेकार जानवर, कुत्ते से भी बेकार एस फक। किन्यू का पारा फट जाता है और वो अपनी एनर्जी कंसंट्रेट करता है। एक ब्लू ऑरा उसके हाथों में चमकने लगती है और चिल्लाकर कहता है अब तू मर जा। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने जाता है, एल्डर यिंग का गुस्से भरा प्रेशर फील होता है उन दोनों को और वो गरज कर कहते हैं मार्शल स्किल पवेलियन में लड़ना मना है। किन्यू, अगर तुमने आज कोई भी नियम तोड़े तो जिंदगी भर के लिए पवेलियन से बैन कर दिए जाओगे। किन्यू का चेहरा तुरंत ठंडा हो जाता है। वो झुककर शर्मिंदगी के साथ कहता है एल्डर यिंग, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कभी नियम के खिलाफ नहीं जाऊंगा। जाते वक्त वो एमसी को घूरते हुए धमकी देता है, आज तो तू बच गया, अगली बार मिलेगा ना तो तेरे हाथ पांव को तोड़ दूंगा और तेरे डांटियन को तबाह कर दूंगा, तुझे असली में हैंडीकैप बना दूंगा। एमसी शांत और स्ट्रांग टोन में कहता है, ऐसा है के तो मैं भी कह देता हूँ, मेरे सामने दोबारा मत आना। अगर आ गया तो मत सोचना कि घुटनों के बल माफ़ी मांगने पर भी माफ़ कर दूंगा। तुम जैसे बेशरम जानवर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। किन्यू का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो दांत पीस के कहता है, तू तो बस देख लेना। और फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। किन्नन खुश होकर पवेलियन के अंदर रखी किताबों को देखता है और सोचता है, चलो देखते हैं कौन सी मार्शल स्किल मिलती है। वो एक एक करके बुक्स देखना शुरू करता है। सोरिंग क्लाउड स्टेप्स एक बार चालू किया तो शरीर बादलों जैसे हल्का हो जाता है और दुश्मनों का तुम्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जेड पाम जब मास्टर कर लिया जाए तो हाथ जेड जैसे मजबूत हो जाते हैं, ना आग से जलता है ना पानी से भीगते हैं और सोर्ड और स्पीयर से भी छेद नहीं सकते। एक पाम में 9 बैल और 2 शेरों की ताकत होती है। आइसोलेटेड पिक फ्लाइंग सोर्ड, माउंटेन डिवाइडिंग स्पीयर आर्ट। किन्नन मटरिंग करते हुए कहता है, ये सब पावरफुल स्किल्स हैं लेकिन मेरी फाइटिंग स्टाइल के लिए परफेक्ट नहीं है। फिर उसका ध्यान एक पुरानी सी फटी हुई किताब पर पड़ती है जिसका नाम होता है थंडर क्रैश शेवर आर्ट। अटैक पावर थंडर बोल्ट की तरह और स्पीड लाइटनिंग की तरह। किन्नन की आंखों में फिर से चमक आ जाती है। किन्नन अपने आप से कहता है, यही है, जब मैं 16 साल का था मैंने अपनी खुद की शेवर आर्ट बनाई थी लेकिन वो सिर्फ लो क्लास लेवल तक ही जा पाई थी। ये मिडिल क्लास स्किल मेरी आर्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। किन्नन वापस अपने कोर्टयार्ड में लौट कर देखता है, मेरा गेट रिपेयर हो गया, ये कैसे हुआ? तभी एक आवाज सुनाई देती है, वापस आ गए तुम? यह है किन टियान, किन क्लैन का पेट्रियार्क और एकमात्र जियांटियान रियाल में एक्सपर्ट और अपने एमसी का फादर। एमसी के पास आते हैं, किन टियान से पूछते हैं, क्या यह सच है कि तुम पहले लेयर को क्रॉस कर चुके हो? एमसी अपने पापा को रिस्पेक्ट देते हुए जवाब देता है, हाँ फादर, आपके दिए हुए पिल्स की वजह से। किंटियान हैरान होते हुए कहते हैं, 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं लेकिन तुम्हारा मार्शल स्पिरिट तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड 1 रैंक का है, तो तुम इतनी जल्दी कैसे ब्रेक थ्रू कर गए? एमसी कामली जवाब देता है, शायद किस्मत थी। वैसे पापा, आप आज क्यों यहाँ आए हो? एमसी अपने मन ही मन सोचता है, मेरा डिवाइन बैटल स्पिरिट मेरा सबसे बड़ा राज है, मैं किसी को, चाहे अपनों को भी नहीं बता सकता। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। किंटियान थोड़ा चिंतित होकर कहता है, क्या मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए थी कि किसी ने तुम्हारे गेट को तोड़ दिया? ऐसा इंसिडेंट होते ही मुझे बताया करो, मैं किसी को भी अपने बेटे को बुली करने नहीं दूंगा। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, पापा, आपका बेटा अपने मामले खुद संभाल सकता है। किंटियान सॉफ्ट टोन में कहता है, किन्नन, मैं तुम्हें बस याद दिलाने आया हूँ कि तुम खुद पे विश्वास मत खोना। अगर तुम्हें कल्टीवेशन के लिए कुछ पिल्स चाहिए तो बेझिझक मुझसे तुरंत कहना। मैं जानता हूँ कि एक दिन तुम जरूर एक्सपर्ट बनोगे। एमसी थोड़ा मजाक करते हुए कहता है, पापा एक रिक्वेस्ट है, मुझे कई पिल्स चाहिए, 100 भी चलेगा, 200 हो तो और भी अच्छा, और 500 मिले तो बेस्ट। हाँ, शायद ज़्यादा मांग रहा हूँ लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए। और फिर एमसी अपने मन ही मन सोचता है, अगर मुझे इनफ पिल्स मिल जाए तो डिवाइन बैटल स्पिरिट का लेवल और भी बढ़ सकता है। 10 पिल्स से वो 6th ग्रेड से 7th ग्रेड पे पहुँच गया, तो अगर 100 पिल्स मिल जाए तो पता नहीं क्या रैंक अचीव करेगा। किन्नन को इतनी ज़्यादा पिल्स मांगते हुए देखकर किन्नन के फादर सरप्राइज्ड होकर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें इतनी ज़्यादा पिल्स चाहिए? किन्नन को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने डैड को इतने पिल्स का रीज़न क्या बताए। तभी एमसी के फादर बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम अपना सीक्रेट मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हें जितनी पिल्स चाहिए मैं सब अरेंज कर दूँगा। अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हें 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स भेज दूँगा। अगर तुम्हें और भी चाहिए हो तो बस मुझे बता देना। फिर सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद और हम देखते हैं कि किन्नन अपनी मार्शल स्पिरिट के थ्रू कल्टीवेशन कर रहा होता है। थोड़ी देर में वो बॉडी टेम्परिंग रियाल्म के 2nd लेवल तक पहुंच जाता है।
वो खुश होते हुए बोलता है, फाइनली मैं बॉडी टेम्परिंग रियाल्म के सेकेंड लेवल पे आ गया हूँ। और फिर वो हमें बॉडी टेम्परिंग रियाल्म के बारे में बताते हुए कहता है, बॉडी टेम्परिंग रियाल्म टोटल 10 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। हर बार जब कोई एक लेवल ऊपर बढ़ता है उसकी बॉडी की फ्लैश यानी मांसपेशियाँ और भी स्ट्रांग बन जाती है। जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ता है रैंकअप करने के लिए और भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। और मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट भी 7th ग्रेड हुआंग रैंक तक पहुंच गई है, इसलिए मेरी कल्टीवेशन स्पीड भी डबल हो गई है। लेकिन फिर भी मुझे अपनी कल्टीवेशन को सिर्फ सेकेंड लेयर तक ले जाने में 3 दिन लग गए। कल्टीवेशन का रास्ता बहुत टफ होता है। तुम इसे एक माउंटेन की तरह समझ सकते हो, जितना आगे बढ़ते जाओ उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। मैं अपनी मेहनत में ढिलाई नहीं कर सकता, मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इतना बोल के शिन शिफ्ट होता है किन क्लैन के कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहां अपने एमसी के फादर और बाकी एल्डर्स बैठे होते हैं। ये डिटेल दी जाती है कि जो बूढ़ा गंजा एल्डर है वो 3rd एल्डर है, और जिसके बाल थोड़े रेड और वाइट कलर के हैं वो है किन टियाबा, किन चैंगकोंग के डैड और सुप्रीम एल्डर भी। और जो वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन है वो 2nd एल्डर है। फिर सुप्रीम एल्डर चाय पीते हुए किन टियान से पूछते हैं, पैट्रियार्क क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज मीटिंग क्यों बुलाई गई है? पैट्रियार्क कहते हैं, मैं आज तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया हूँ ताकि ये बता सकूँ कि मैं एज द क्लैन का पैट्रियार्क अपने नाम से किन नैन को 1000 बॉडी टेम्परिंग पिल्स एलोकेट कर रहा हूँ। शॉक इतना तेज़ था कि सुप्रीम एल्डर अपने मुंह में भरी चाय 2nd एल्डर के चेहरे पे फाउंटेन की तरह उड़ा देते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, किंटियान तुम पागल हो गए हो क्या? तुम अपने बेकार से बेटे को 1000 पिल्स देना चाहते हो? किंटियान मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुप्रीम एल्डर लगता है आपको ये बात पसंद नहीं आई, तो कैसा रहे अगर मैं उसे 500 पिल्स दे दूँ तो? सुप्रीम एल्डर और भी गुस्से में बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से कभी एग्री नहीं करूँगा। तुम सच में अपने उस बेकार से बेटे को 500 पिल्स देना चाहते हो? तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। 2nd एल्डर भी कहते हैं, पैट्रियार्क एज अ 2nd एल्डर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स का मतलब है पिछले 5 महीने में डिसाइपल्स को दिए गए टोटल रिसोर्सेज के बराबर। जब आपने किन नैन को सिर्फ 10 पिल्स दिए थे तब हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर अब आप उसे 500 पिल्स देने जा रहे हैं तो हम इस बार चुप नहीं रहेंगे। 3rd एल्डर भी बोलता है, बिल्कुल सही, एक सिंगल पीस ऑफ ट्रैश इतने सारे रिसोर्सेज को डिज़र्व नहीं करता। किंटियान गुस्से में चिल्लाते हैं, मैंने आज तुम सबको ये बात डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया है, फैसला मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। पर फिक्र मत करो, मैं अपनी सैलरी से 500 पिल्स खरीदूंगा, अगले महीने की सैलरी नहीं लूँगा। ये सुन के सुप्रीम एल्डर और भी गुस्से में बोलते हैं, मैं ये कभी होने नहीं दूंगा, तुम्हारा बेटा यूजलेस है, मैं उस पर पिल्स वेस्ट होने नहीं दूंगा। सुप्रीम एल्डर अपने मन ही मन सोचता है, क्लैन के पास ज़्यादा पिल्स नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं अपने बेटे किन चैंगकोंग को कुछ पिल्स दूंगा, लेकिन अगर किन टियान 500 पिल्स किन नैन को ही दे देगा तो किन चैंगकोंग के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तभी किंटियान जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं ऑलरेडी ये अप्रूव कर चुका हूँ। मीटिंग ख़त्म हुई। किंटियान के ऑरा के कारण सभी एल्डर्स डर जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते। फिर शिन शिफ्ट होता है किन्नैन के रूम में, जहाँ वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो सोचता है बॉडी टेम्परिंग रियाल्म एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे शरीर की ताकत को ग्रेजुअली बढ़ाता है। कल्टीवेशन हर अलग अलग बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे कि फ्लैश, मसल्स, बोन्स, इनर ऑर्गन्स, ब्लड और भी कई सारी चीज़ें। मेरे केस में फ्लैश ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से टेम्पर हो चुका है, अब मसल्स और बोन्स की बारी है। इतना सोचकर किन्नैन दोबारा कल्टीवेशन स्टार्ट करता है और थोड़ी ही देर में वो ब्रेक थ्रू करके 3rd लेवल पर पहुंच जाता है। वो खुश होते हुए बोलता है, ग्रेट, मैंने इतनी जल्दी 3rd लेवल पर पहुंच गया। 7th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट वाकई में अमेजिंग है। फिर वो अपने फादर के बारे में सोचता है और कहता है, फादर ने मुझे बॉडी टेम्परिंग पिल्स देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं, पर जिस तरीके से उन्होंने कहा था लगता तो नहीं है कि वो पीछे हटने वाले हैं। 500 पिल्स तो वो डेफिनेटली ही दिला के रहेंगे। फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन हाँ, थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर होगी। आखिर दूसरों की नज़र में मैं तो बस एक 1st ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट वाला बेकार सा लड़का हूँ। शायद मुझे कुछ और दिन इंतज़ार करना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अभी लोंगू माउंटेन रेंज की तरफ निकलता हूँ और थंडर क्रैश सेबर आर्ट की प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। सिर्फ कल्टीवेशन बढ़ा लेना काफ़ी नहीं है, अगर सच में बैटल्स में पावरफुल बनना है तो मार्शल स्किल्स भी उतनी ही ज़रूरी है।
किन्नन काफ़ी सोचने के बाद माउंटेन के अंदर एंटर कर लेता है। वहाँ पहुंचकर वो अपने आसपास के बीस्ट को देखने लगता है और अपने मन में सोचता है लोंग्यू माउंटेन रेंज बीस्ट से भरी हुई है और इसी वजह से ये जगह मार्शल स्किल्स की प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट मानी जाती है। थंडर क्रैश सेवर आर्ट स्पीड और सडन एक्सप्लोजिव पावर पर फोकस करती है। अगर इस टेक्निक को कहीं सही से प्रैक्टिस किया जा सकता है तो वो जगह सिर्फ ये माउंटेन रेंज ही हो सकती है। फिर किन्नन एक वाटरफॉल के पास पहुंचता है और वहां अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपनी टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। पानी की लहरें भी उसकी स्वॉर्ड अटैक के साथ सिंक होकर परफॉर्म होने लगती है। लेकिन एमसी खुश नहीं होता और अपने मन ही मन सोचता है ये काफ़ी नहीं है। उसके बाद किन्नन अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसे अपने अटैक में इंक्लूड कर लेता है। मार्शल स्पिरिट को देखकर वो एक पावरफुल अटैक परफॉर्म करता है। किन्नन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि पानी को वो 2 भागों में डिवाइड कर देता है। ये देखकर एमसी खुश होकर अपने मन ही मन सोचता है सच में क्या यही है थंडर क्रैश सेवर आर्ट की पावर? ये काफ़ी पावरफुल और अमेजिंग है। और वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक वाइट टाइगर मॉन्स्टर आता है। हमें बताया जाता है कि यह 3rd ग्रेड का डिमोनिक बीस्ट है और इसका स्ट्रेंथ बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल के बराबर है। फिर वो एमसी की तरफ बढ़कर एक जोरदार रोर करता है और फिर ये वाइट टाइगर डायरेक्टली एमसी पे अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। फिर किन्नन अपने स्वॉर्ड के एक ही अटैक में उस वाइट टाइगर मॉन्स्टर को 2 भागों में काट देता है। यह देखकर एमसी यानी किन्नन अंदर से काफ़ी खुश होता है और सोचता है वाह, बिना किसी शक के ये मिडिल क्लास मार्शल स्किल एक चमकता हुआ हीरा है। लेकिन तुरंत ही वह सोचता है मुझे अभी और प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि मैं सिर्फ थंडर क्रैश सेवर आर्ट के फाउंडेशन स्टेज पर हूँ। अभी मेरा सफ़र काफ़ी लंबा है। तभी जंगल से एक अजीब सी आवाज़ आती है। किन्नन चौंक जाता है और सोचता है क्या कोई और मॉन्स्टर आ रहा है? अगले ही पल एक बड़ा सा गोरिल्ला मॉन्स्टर सामने आ जाता है जिसे देखकर किन्नन के चेहरे पर एक एक्साइटमेंट आ जाती है और वो सोचता है अब तो असली फाइट होगी। किन्नन अपना पंच रेडी करता है और मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। साथ ही मॉन्स्टर भी बैटल स्टैंस ले लेता है। पर अटैक शुरू करने से पहले ही मॉन्स्टर एक ज़बरदस्त पंच से किन्नन को पीछे धकेल देता है। किन्नन थोड़ा इंजर्ड होता है लेकिन तुरंत संभल जाता है। इससे पहले कि किन्नन पलट कर अटैक करता, मॉन्स्टर एक और पंच मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। किन्नन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके अटैक से बच जाता है और हवा में जंप करके अपना थंडर क्रैश सेवर आर्ट का पावरफुल मूव लॉन्च करता है। लेकिन उसके अटैक कंप्लीट होने से पहले ही मॉन्स्टर का पंच उससे टकरा जाता है जिससे किन्नन फिर से पीछे गिरता है। किन्नन सोचता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये डीमन बीस्ट 3rd लेवल का नहीं बल्कि 4th लेवल का लगता है। इस रियलाइजेशन के बाद किन्नन तुरंत डिसीजन लेता है और वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए सोचता है कि मेरे सेवर आर्ट अभी फाउंडेशन लेवल पर है, मैं इस मॉन्स्टर को अभी नहीं हरा सकता। लेकिन जैसे ही वो भाग रहा होता है मॉन्स्टर उसके ऊपर एक डेडली अटैक करता है। किन्नन बच जाता है पर जहाँ अटैक गिरता है वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन जाता है और पत्थर के टुकड़े आसमान में उड़ने लगते हैं। उनमें से एक टुकड़ा किन्नन के चेहरे पर एक कट लगा जाती है। वह तुरंत संभलता है और एक पत्थर के टुकड़े को पीछे धकेल कर अपनी स्वॉर्ड फिर से तैयार करता है और मॉन्स्टर की तरफ काउंटर अटैक के लिए दौड़ता है। पर अटैक करने से पहले ही मॉन्स्टर उल्टा उस पर ही वार कर देता है। किन्नन को एक बड़ी चट्टान से टकरा देता है जिससे वो और ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। जैसे ही किन्नन कुछ करने की कोशिश करता है मॉन्स्टर हवा में जंप करके उसके ऊपर गिरने की कोशिश करता है जिससे उसका कचुम्बर बन जाए। लेकिन किन्नन अपनी स्पीड का यूज़ करके उससे बच निकलता है। अब किन्नन समझ जाता है कि ये बैटल अनअवॉइडेबल है। वह सोचता है चाहे जो हो जाए अब मुझे इससे लड़ना ही पड़ेगा। इस बार किन्नन अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर की तरफ पावरफुल अटैक के लिए बढ़ता है। मॉन्स्टर भी उसके अटैक का सामना करता है लेकिन इस बार किन्नन पूरी तरह तैयार होता है। उसका वार इतना एक्यूरेट होता है कि वो मॉन्स्टर के हाथ को काट देता है। मॉन्स्टर अब समझ जाता है कि उसकी हार निश्चित है, इसलिए वह भागने लगता है। किन्नन गुस्से में बोलता है अब भागने की सोच रहे हो, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। और तुरंत ही वो एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है जिससे मॉन्स्टर वहीं धराशायी हो जाता है। फाइट ख़त्म होने के बाद किन्नन सोचता है ये डिमोनिक एप बीस्ट सच में बहुत पावरफुल था। मैं इसे सिर्फ अपने डिवाइन बैटल स्पिरिट की वजह से ही हरा पाया, पर इस फाइट में मुझे काफ़ी गहरी चोट लगी है। इस माउंटेन रेंज में हर जगह खतरा छुपा हुआ है।
अगर मुझे इस जैसे और डिमोनिक बीस्ट मिले तो मेरा बचा रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तुरंत कुछ हीलिंग हर्ब्स ढूंढने होंगे जो मेरी चोट को ठीक कर सके। जब किन्नन ये सोच ही रहा होता है कि उसे एक बहुत शक्तिशाली एनर्जी फील होती है, वह सोचता है ये स्पिरिचुअल की बहुत प्योर है और ये मेरे आसपास से ही आ रही है। ये महसूस करके किन्नन तुरंत उस एनर्जी के सोर्स का पता लगाने के लिए बढ़ता है। कुछ देर बाद किन्नन एक ग्लोइंग की पॉन्ड देख लेता है। ये तो युआन की पॉन्ड है। वो हैरानी से बोलता है। युआन की को तुम ऐसा समझ सकते हो कि वो एज अ लाइफ फोर्स मानी जाती है। एमसी युआन की पॉन्ड के पास पहुंचता है। वह खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है, किसने सोचा था कि मुझे यहाँ युआन की पॉन्ड मिल जाएगा। अब मेरी हीलिंग पूरी तरह से हो जाएगी। लेकिन उसके चेहरे की शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। दो जाने पहचाने चेहरे उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। वो होते हैं किनजाओ और किन्यू। किनजाओ एक्साइटेड होकर बोलता है, ब्रदर क्या सच में यहाँ युआन की पॉन्ड है? किन्यू हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, बिल्कुल, मैंने एक एंशिएंट मैप से इसका लोकेशन ढूंढा था। उसे बस थोड़ा ही आगे होना चाहिए। किनजाओ खुशी में चिल्लाता है, ग्रेट, इस पॉन्ड से हमारी कल्टीवेशन तो स्काई रॉकेट हो जाएगी। फिर मैं उस किन्नन को अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। किन्यू थोड़ी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, सिर्फ सबक? तू तो बड़ा ही दयालु है। मुझे मौका मिले तो मैं उसे सीधा क्रिपल बना दूंगा। उस वक्त एक ठंडी आवाज़ उनका कान चीर देती है। ऐसा है क्या? दोनों चौंक कर देखते हैं। किन्नन उनके सामने खड़ा होता है। किन्नन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किनजाओ हैरानी से बोलता है। किन्यू थोड़ा हंसकर बोलता है, किसने सोचा था कि तुम यहाँ मिल जाओगे? तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि इस वक्त ना तो तुम मार्शल स्किल पवेलियन में है और ना ही किन क्लैन में। मुझे देखना है आखिर तुम्हारे पास वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से तुम पहले इतना अकड़ रहे थे। दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी हाथों में गैदर करने लगते हैं और फिर राइटर हमें बताते हैं कि इस वक्त किन्यू अपने बॉडी टेम्परिंग के सेकेंड लेयर पे है और किनजाओ फर्स्ट लेयर पे। एमसी मनी मन सोचता है, इन दोनों की कल्टीवेशन भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अगर कुछ दिन पहले फाइट होती तो शायद मुश्किल होती, लेकिन अब ये दोनों मेरे लेवल के नहीं रहे। वो उन्हें कामली कहता है, मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूँ, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम खुद समझ लो। किन्यू एरो तैयार करके गुस्से से चिल्लाता है, तुम यहाँ मरना चाहते हो क्या? किनजाओ किन्यू को रोकते हुए कहता है, बिग ब्रदर मुझे संभालने दो, इस ट्रैश के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तुम बस देखो मैं कैसे इसे सबक सिखाता हूँ। एमसी हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, किनजाओ क्या तुम भूल गए पिछली बार मैंने तुम्हें कुत्ते की तरह मारा था? किनजाओ अपनी ब्लू फ्लेम सोर्ड निकालता है और गरजता है, ज़्यादा अकर मत किन्नन, पहले तू बॉडी टेम्परिंग पिल्स की वजह से जीता था, अब मैं भी फर्स्ट लेयर पर हूँ और मेरे पास है 3rd ग्रेड वांग रैंक्ड मार्शल स्पिरिट। तू तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड वाला है। और फिर वो ऑटम वाटर सोर्ड टेक्निक के साथ एमसी पे अटैक करता है। दूर से किन्यू स्मग करते हुए कहता है, यह टेक्निक एक मिडिल क्लास मार्शल स्किल है। जब यह मेरे भाई के सोर्ड मार्शल स्पिरिट के साथ मिलती है तो कोई भी इसके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन किन्नन बिल्कुल भी घबराता नहीं। कितनी बेकार स्किल है। ये कहते हुए एमसी अपना एक पंच मारता है बेयर हैंड से सीधा सोर्ड पर। एक ही अटैक में सोर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसी एक ही अटैक में एमसी किनजाओ को जान से मार देता है। इसका तो टाटा गुड बाय दी एंड हो गया। ये सीन देखकर किन्यू का तो चेहरा ही सफ़ेद पड़ जाता है। ये मोमेंट देखने लायक होता है। फिर किन्यू शॉक में जम जाता और गुस्से में एरोज निकालते हुए चिल्लाता है, तूने सच में मेरे भाई को मार दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत ही वो किन्नन पर एरो छोड़ देता है। लेकिन किन्नन अपनी तलवार से सभी एरोज को हवा में ही काट देता है। ये देखकर किन्यू और भी ज़्यादा हिल जाता है और वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? तूने मेरे अटैक को कैसे रोका? किन्नन कैजुअली कहता है, ओह बस इतना ही था तेरे अंदर दम? काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। मुझे लगा तू तो थोड़ा टफ होगा। वैसे मैंने तो अभी तक अपनी आधी ताकत भी यूज़ नहीं की। यह सुनकर किन्यू लिटरली डर से कांपते हुए पूछता है, क्या तू कह रहा है तूने अपनी आधी स्ट्रेंथ का भी यूज़ नहीं किया? क्या तेरी कल्टीवेशन बॉडी टेम्परिंग रियल्म के 3rd लेयर तक पहुंच गई है? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। तू तो बस एक ट्रैश है जिसके पास 1st ग्रेड वांग रैंक्ड मार्शल स्पिरिट है। तो 3rd लेयर तक कैसे पहुंच सकता है? किन्नन एक डेविलियस स्माइल के साथ कहता है, 1st ग्रेड वांग रैंक्ड मार्शल स्पिरिट का कचरा। किन्यू, क्या तू सच में ये सोचता है कि मेरे पास सिर्फ एक 1st ग्रेड वांग रैंक्ड स्पिरिट है? आज मैं तुझे दिखाता हूँ असली मार्शल स्पिरिट कैसा होता है। अब किन्नन अपनी ट्रू मार्शल स्पिरिट रिवील करते हुए कहता है,
चलो अब डिसाइड करते हैं हम दोनों में असली ट्रैश कौन है। किन्यू का रिएक्शन प्राइसलेस होता है। वो शॉक में बस ये बोल पाता है, ये तो 7th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, ये कैसे पॉसिबल है। किन्नन ठंडे लहजे में बोलता है, अब तो क्लियरली दिख रहा है ना कौन असली ट्रैश है। किन्यू का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है। वो मन ही मन सोचता है, मुझे तो लगा भी नहीं था कि उसके पास 7th ग्रेड हुआंग रैंक्ड मार्शल स्पिरिट होगा। मैं तो शुरू से ही उसका ओपोनेंट नहीं था। लगता है मेरा हाल भी किंजाओ जैसा ही होने वाला है। और तुरंत ही वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और अपने मन ही मन सोचता है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। पहले फादर को सब बताना पड़ेगा, वो ज़रूर इसे ख़त्म कर देंगे। किन्नन उसे भागते हुए देख कर चिल्लाता है, क्या तुझे लगता है मैं तुझे भागने दूंगा। और एक ही पल में वो उसके सामने आ जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए एक सॉलिड पंच उसके पेट पे दे मारता है। किन्यू हवा में उड़ता हुआ सीधा एक पेड़ से टकराता है। टक्कर इतनी जोर की होती है कि पैर में क्रैक्स पड़ जाते हैं और पेड़ टूट जाता है। किन्यू भी पैर के साथ नीचे गिरता है। उसके मुंह से खून निकलता है, जिसके कारण किन्यू गुस्से में चिल्लाता है, किन्नन तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। किन्नन उसके पास आते हुए कैजुअली बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, मैंने तुझे मारा, अब क्या ही उखाड़ लेगा तू मेरा। किन्यू थोड़ा संभलते हुए कहता है, क्या तू सच में सोचता है कि मैं तुझे हरा नहीं सकता। बस मैं ये समझता हूँ कि तेरे जैसा जीनियस को मार देना एक बर्बादी होगा, इसलिए अभी के लिए तेरी जान छोड़ रहा हूँ, तो तू मुझे फोर्स मत कर। किन्नन मुस्कुराते हुए बोलता है, ऐसा है कि तू सच में कितना बेशरम है। मैंने तेरे छोटे भाई को मार दिया और तुझे मुझसे नफरत तक नहीं है। क्या तू अपने छोटे भाई का रिवेंज भी लेना नहीं चाहता मुझसे। किन्यू पोलाइटली बोलता है, नहीं मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है। किंजाओ ने खुद ही हिम्मत करके तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तुम तो सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। उसकी मौत उसकी ही बेवकूफ़ी का नतीजा है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसके लिए रिवेंज बिल्कुल नहीं लूँगा। तेरा किंजाओ को मारना मुझसे कोई लेना देना नहीं रखता और मैं इस बात का जिक्र भी नहीं करूँगा किसी से। वापस जाके बस इतना कहूँगा कि उसे किसी डिमोनिक बिस्ट ने खा लिया। यह सुनकर किन्नन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गरज कर कहता है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तू इतना हार्टलेस बन गया है कि तू अपने छोटे भाई का बदला लेना नहीं चाहता। तेरे जैसे हार्टलेस इंसान को तो इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मर जा बीकेएल। किन्यू भी अब जोश में आ जाता है और कहता है, बीसी अब तू हद पार कर रहा है। वो अपना अल्टीमेट मूव एक्टिवेट करता है, 10,000 फ्रॉस्ट एरोज, और कहता है, तूने ही मुझे मजबूर किया है ये करने के लिए। और एक ही पल में एरोज की बारिश किन्नन की तरफ भेज देता है। एक भारी धमाका होता है, धुआं छा जाता है। किन्नन थोड़ा घायल हो जाता है। किन्यू हंसकर कहता है, ये मेरा अल्टीमेट अटैक था, चाहे तू 3rd लेयर तक ही क्यों ना पहुंच गया हो, इससे तू नहीं बच सकता। आज तेरी कहानी यहीं ख़त्म हुई। वो फिर से वही अटैक करता है, लेकिन इस बार किन्नन अपनी डिवाइन मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट करता है। अपने शरीर में उसकी पावर इंजेक्ट कर थंडर क्रैश सेबर आर्ट डिवाइडिंग स्लैश का यूज़ करता है। सारे एरोज हवा में ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं, जिससे जंगल में एक बड़ा धमाका होता है। किन्यू शॉक में ज़मीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और घबरा कर कहता है, ये तो हो ही नहीं सकता, तू मुझे कैसे हरा सकता है। और तभी किन्नन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। किन्यू घबरा कर रोती हुई आवाज़ में कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे ज़िंदा छोड़ दो। किन्नन कठोर अंदाज में कहता है, भीख मांगने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा था, चाहे जो भी हो जाए मैं तुझे इस दुनिया से मिटा के ही रहूँगा। लगता है तूने तब मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। कोई बात नहीं, अब याद रखना, अगले जन्म में थोड़ा इंसानियत लेके आना। दूसरों को नीचा दिखाने से पहले सोचना, इतना बेशरम मत बनना, वरना पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। और फिर एक पावरफुल स्लैश सीने पे मारते हुए कहता है, अब जा, अपने छोटे भाई से मिलने का वक्त आ गया है तेरा। और इसी के साथ किन्यू का भी चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। फिर किन्नन पीछे मुड़कर चलते हुए सोचता है, फ्यू, आखिरकार अब कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं शांति से जाके युआन की पॉन्ड का इफ़ेक्ट टेस्ट कर सकता हूँ। किन्नन पॉन्ड तक पहुँचता है। जैसे ही वो युआन की पॉन्ड के अंदर एंटर करता है, तुरंत वहाँ बैठ जाता है और कल्टीवेशन शुरू कर देता है। अपनी मार्शल स्पिरिट को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो और भी तेज़ी से की एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर किन्नन मन ही मन सोचता है, फाइनली मेरी सारी चोट ठीक हो चुकी है। इस युआन की पॉन्ड में अभी भी काफ़ी एनर्जी बची हुई है, तो थोड़ा और कल्टीवेशन कर लेता हूँ। मेरी फ्लैश, बोन्स और मसल्स तो ऑलरेडी टेम्पर हो चुकी है,
अब सिर्फ इनर ऑर्गन्स और ब्लड को टेम्पर करना ही बाकी रह गया है ताकि मैं अगले लेयर तक ब्रेक थ्रू कर सकूं। फिर वो फोकस्ड होकर कहता है, बस अब मुझे इस पॉन्ड की एनर्जी बोरो करके अपने ऑर्गन्स और ब्लड को स्ट्रेंथन करना है। फिर मैं बॉडी टेम्परिंग रियल्म के 4th लेयर तक ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और बिना टाइम वेस्ट किए किन्नन पूरी डेडिकेशन के साथ कल्टीवेशन में लग जाता है। धीरे धीरे वो की एनर्जी को अपने डांटियन में एब्जॉर्ब करने लगता है। शिन शिफ्ट होता है 3 घंटे बाद। युआन की पॉन्ड की एनर्जी अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। किन्नन अपनी मेडिटेशन से बाहर आता है, आंखें खोलता है और तब एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, फाइनली 4th लेवल तक पहुंच गया, नॉट बैड। वो एक छलांग लगाता है और पॉन्ड से बाहर निकलता है। फिर वो एक बड़े पेड़ के सामने जाके रुकता है और सोचता है, चलो देखते हैं कि ये 4th लेवल की पावर असल में कितनी स्ट्रांग है। वो अपना पंच रेडी करता है और पूरे जोर से पेड़ पे अटैक करता है। पेड़ लिटरली 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है। किन्नन खुद भी थोड़ा हैरान रह जाता है। डैम! तो ये है बॉडी टेम्परिंग रियल्म की 4th लेयर की पावर। एक लो क्लास मार्शल स्किल भी अब मिडिल क्लास मार्शल स्किल के लेवल तक पहुंच गई है। ये तो सोचा भी नहीं था। सिर्फ 2 दिन यहाँ रहने का इतना बड़ा फ़ायदा मिल गया। सच में यहाँ आने का परफेक्ट डिसीजन था। लेकिन फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, फादर को बॉडी टेम्परिंग पिल्स इकट्ठा करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अगर मैं अभी वापस गया तो अकेले ही मुश्किल से कल्टीवेशन कर पाऊँगा। फिर वो अपनी मुट्ठी कसते हुए सोचता है, लोंग्यू माउंटेन रेंज में रुकना वापस जाने से काफ़ी बेटर है। यहाँ मैं सिर्फ कल्टीवेशन ही नहीं, बैटल एक्सपीरियंस भी गेन कर सकता हूँ। और क्या पता, थोड़ा लक मिला कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर भी मिल सकता है। ये सोचकर किन्नन माउंटेन के और डीपर पार्ट्स में एंटर करता है और ग्राइंड करना स्टार्ट करता है। रास्ते में उसे कई वाइल्ड बीस्ट मिलते हैं, लेकिन वो सबको एफर्टलेसली हरा देता है। हर बैटल के साथ उसका एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ता जाता है। थोड़ी देर बाद एक सुपर पावरफुल डिमोनिक बीस्ट उसके सामने आ जाती है। वो बीस्ट बिना किसी वार्निंग के अटैक करता है, लेकिन किन्नन अपनी रिफ्लेक्सेस का यूज़ करके हवा में जंप करता है और सीधा काउंटर अटैक करता है। थोड़ी इंटेंस फाइट होती है, लेकिन एंड में किन्नन उसे भी हरा देता है। विक्ट्री के बाद वो सोचता है, अब तो 5th ग्रेड का डिमोनिक बीस्ट भी मेरे लिए कोई थ्रेट नहीं है। मेरा थंडर क्रैश सेवर आर्ट भी कंटिन्यूसली स्ट्रांग होता जा रहा है। शायद ये मार्शल आर्ट जल्दी रैंक अप भी कर जाए। ये प्रोग्रेस थोड़ी अननेचुरल लगती है। सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग से तो ये इतना फास्ट ग्रो नहीं कर सकता। क्या ये डिवाइन बैटल स्पिरिट की वजह से है? क्या मेरी कंप्रहेंशन एबिलिटी उसकी वजह से ही इन्हांस हो गई है? फिर वो सीरियस होते हुए कहता है, अगर ये डिवाइन बैटल स्पिरिट सच में कंप्रहेंशन एबिलिटी को बूस्ट कर सकता है और खुद भी रैंक अप कर सकता है, तो सिर्फ सोच के ही काफ़ी डर लगता है। इसकी असली पोटेंशियल क्या है, अभी तक कोई नहीं जानता। जब किन्नन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी दूर से घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है, लगता है कोई और आ रहा है, चलो देखते हैं कौन है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, कुछ लोग दिखाई देते हैं। उनमें से एक आदमी एक डायरेक्शन की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है, माय लेडी, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। किन्नन थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वह सोचता है, ये वही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? उस लड़की का नाम फैंगजू है, फैंग क्लैन के पैट्रियार्क की छोटी बेटी। अगर बात करें फैंग क्लैन की, तो वो लिनसुई सिटी के 2 सबसे पावरफुल सेक्ट्स में से एक है। उनका इतिहास 100 साल से भी पुराना है और उनकी स्ट्रेंथ किन क्लैन से भी ज़्यादा है। तभी फैंगजू अपने सर्वेंट पर गुस्सा निकालते हुए चिल्लाती है, अब तक हम वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? तुम तीनों एक नंबर के इडियट हो। क्या तुमने ढंग से मैप देखा भी था? अगर तुम मुझे गलत जगह ले आए तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एक सर्वेंट घबरा कर कहता है, माय लेडी, हमने मैप को सही तरीके से फॉलो किया था, लेकिन जो पुराना टूटा फूटा केव मिला था उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। शायद मैप ही फेक हो। फैंगजुई का गुस्सा और भड़क जाता है, क्या वो मैप नकली कैसे हो सकता है? तलाश जारी रखो। अगर तुम लोगों को वो नहीं मिला तो मैं तुम सबको ज़रूर सबक सिखाऊंगी। सर्वेंट्स पूरी तरह से घबरा जाते हैं और कहते हैं, यस मैम, हम ज़रूर ढूंढ लेंगे। ये सब देखकर किन्नन के मन में सवाल उठता है, तो ये लोग किसी ट्रेजर की तलाश में हैं?
कौन सा ऐसा ट्रेजर है जो फैंग जुई जैसे स्पॉइल्ड नोवेल को भी इतना क्रेजी बना रहा है। लेकिन तभी किन्नान का पैर एक सूखे हुए टहनी पर पड़ जाता है, जिससे एक सर्वेंट को उसकी प्रेजेंस फील हो जाती है और अचानक से वो सर्वेंट उसकी तरफ एक नाइफ फेंकता है और ज़ोर से चिल्लाता है, कौन छुपा है वहाँ, जल्दी सामने आओ। वो नाइफ सीधे जाके एक पेड़ से टकराता है, जिससे किन्नान को मजबूरन अपना छुपा हुआ प्रेजेंस रिवील करना पड़ता है। जैसे वो सामने आता है, वो क्यूरियस टोन में कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ छुपा हुआ था? फिर राइटर बैकग्राउंड में एक्सप्लेन करता है, किन्नान ने अपनी पावर को पूरी तरह सप्रेस कर दिया था। 4th लेवल का ब्रेक थ्रू मिलने के बाद उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था। ना उसके बॉडी से कोई स्पिरिचुअल प्रेशर निकल रहा था और ना ही ऑरा लीक हो रही थी। इसलिए वो सच में सरप्राइज था कि उससे फिर भी कैसे डिटेक्ट किया गया। तभी वो बाल्ड सर्वेंट हंसते हुए कहता है, मेरी मार्शल स्पिरिट मिस्ट ग्रास स्पिरिट है। इसकी रैंक ज़्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन ये 10 मीटर के रेडियस में किसी भी इंसान को डिटेक्ट कर सकती है, चाहे वो कितना भी अच्छा छुपा हो। अगर तुम 10 मीटर के बाहर होते तो शायद बच जाते, लेकिन तुम तो मेरे रेंज में ही थे, इसलिए पकड़े गए। किन्नान यह सुनकर सोचता है, इस बार मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। मुझे एंटिसिपेट करना चाहिए था कि इन लोगों के पास कोई स्पेशल डिटेक्शन एबिलिटी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। यह मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। आगे से ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और अपने ऊपर इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तभी पीछे से एक लड़की की गुस्से भरी चिल्लाहट सुनाई देती है, कौन है जो चुपके से मुझे देख रहा था? जैसे ही उसकी नज़र किन्नान पे पड़ती है, वो शॉक में बोलती है, किन्नान, ये तो तुम हो। फिर वो झुंझला कर जोर से बोलती है, यू पीस ऑफ ट्रैश, तुम किन क्लैन में अच्छी तरह कल्टीवेशन करने की बजाय यहाँ चुपके से मुझे स्टॉक क्यों कर रहे हो? किन्नान सार्कास्टिक टोन में कहता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं अपने क्लैन में कल्टीवेट करूँ या बाहर? वैसे भी मुझे तुम्हें स्टॉक करने में ज़ीरो इंटरेस्ट है। मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था और अब जब तुमने मुझे देख लिया है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर राइटर क्लैरिफाई करता है, फैंग जुई ने अपना मैप लिनसुई सिटी से काफ़ी हाई प्राइस पे ख़रीदा था और उसे लगा था यहाँ कोई वैल्यूबल ट्रेजर मिलेगा, लेकिन आखिर में उसे कुछ भी वैल्यूबल नहीं मिला और अब किन्नान भी ऐसे बेपरवाह एटीट्यूड के साथ उसके सामने आ गया। उसकी वजह से उसका गुस्सा उसके अंदर फट पड़ा है। फैंग जुई फिर गुस्से से बोलती है, तुम्हारे जैसे एक बेकार इंसान मेरे सामने इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सीधा ज़मीन पर घुटनों के बल गिरकर माफ़ी मांगो, कोटो करो। कोटो को तुम ऐसा समझ सकते हो कि यह एक पुराना रिवाज है जहाँ कोई अपनी गलती या अपमान के लिए पूरी तरह से झुकता है, ज़मीन पर घुटने टेक कर अपना माथा तक ज़मीन से लगाता है। यह जेस्चर पूरी तरह से सबमिशन या शर्मिंदगी दिखाने के लिए होता है, खासकर जब सामने वाला किसी ऊंची पद या पावरफुल व्यक्ति के सामने हो। किन्नान कैजुअल तरीके से कान खुजाते हुए बोलता है, माफ़ी? और तुमसे? लगता है तुम्हारा दिमाग थोड़ा हिल गया है। मेरा सजेशन है सिटी वापस जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। फैंग जुई और भी भड़क जाती है और कहती है, अच्छा अब तुम मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो? तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। अगर तुम किन क्लैन के यंग मास्टर ना होते तो तुम जैसे बेकार इंसान को मेरे सामने खड़े होने का भी हक नहीं होता। जल्दी कोटो करो और माफ़ी मांगो, वरना। किन्नान हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात काट कर कहता है, वरना क्या? फैंग जुई गुस्से से अपने दांत पीसती हुई कहती है, जब तुम इतनी ज़िद्दी हो मौत को गले लगाने के लिए तो ठीक है, मैं ही तुम्हारा काम तमाम कर देती हूँ। तुम तीनों इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसका डांटियन बर्बाद कर दो, लेकिन इसे मारना मत। मैं इसके साथ थोड़ा खेलना चाहती हूँ। मैं इसे ऐसा दर्द महसूस करवाना चाहती हूँ जो मौत से भी ज़्यादा खौफनाक हो। और फैंग जुई के इस कमांड पे तीनों एक साथ एमसी पे अटैक कर देते हैं। फिर फैंग जुई मुस्कुराते हुए कहती है, यू पीस ऑफ ट्रैश, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? अब देखो मैं कैसे तुम्हारे साथ खेलती हूँ, तुम्हारे मरने तक। किन्नान उन तीनों के अटैक के बीच में बिल्कुल शांत खड़ा होता है, लेकिन अब किन्नान का भी गुस्सा लिमिट पर आ चुका होता है और गुस्से में बोलता है, मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर भी तुम मुझे क्रिपल करना चाहती हो और मेरी कल्टीवेशन बर्बाद करना चाहती हो। और उसी मोमेंट किन्नान अपना असली ऑरा रिलीज करते हुए आंखों में आग लिए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा हूँ जिसे तुम किसी भी तरह से बुली कर सकती हो?
उसके इस एक्सप्लोसिव ऑरा के झटके से वो तीनों अटैकर्स हवा में उछलते हैं और ज़ोर से पीछे जा गिरते हैं। सभी लोग उसकी पावर देखकर शॉक में पड़ जाते हैं। अब फेंगजू के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही होती है। वो मन ही मन सोचती है, बॉडी टेम्परिंग रियाल्म का 4th लेवल, ये कैसे हो सकता है। फिर बिना वक्त गवाए वो गुस्से से चिल्लाती है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, मार डालो इसे अभी के अभी। उसकी कमांड सुनते ही उसके तीनों बॉडीगार्ड्स तुरंत अपनी मार्शल टेक्निक्स एक्टिवेट करते हैं। तीनों मिलकर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं जिसमें वो खुद भी कवर हो जाते हैं। किन्नैन सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है और सोचता है, इन्होंने पहले से ही ऐसी सिचुएशंस के लिए प्लानिंग कर रखी है और ये अपनी मार्शल स्पिरिट्स को मर्ज भी कर सकते हैं। इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि इनकी कोऑर्डिनेशन सॉलिड है। अगले ही मोमेंट वो तीनों मिलकर अपनी मर्ज्ड मार्शल स्पिरिट पावर से एक अटैक चार्ज करते हैं और सीधा किन्नैन पर रश करते हैं। किन्नैन समझ जाता है कि इनकी कंबाइंड पावर अब 4th लेवल के बराबर हो गई है। तभी तो ये फेंगजू के बॉडीगार्ड्स बनने के लायक थे, चाहे इनकी स्पिरिट्स 1st ग्रेड की ही क्यों ना हो और कल्टीवेशन सिर्फ 3rd लेयर का। लेकिन फिर किन्नैन मुस्कुराते हुए स्वॉर्ड निकालता है और कहता है, पर फिर भी ये मेरी स्लैश का सामना नहीं कर पाएंगे। और अगले ही सेकेंड वो एक धमाकेदार स्लैश करता है। स्लैश इतना तेज होता है कि बॉडीगार्ड्स रिएक्ट भी नहीं कर पाते, सीधा उन पे लगता है और एक ही बार में तीनों खत्म। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उस स्लैश का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि फेंगजू जो पीछे खड़ी होती है उस एनर्जी से उछलकर एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराती है। मुंह से खून निकलता है और वो ज़मीन पर घुटनों के बल गिर जाती है। शॉक में उसके मुंह से निकलता है, ये कैसे हो सकता है, तुम तो एक ट्रैश थे ना, इतने स्ट्रांग कैसे हो गए। किन्नैन उसकी तरफ बढ़ता है। फेंगजू की आंखों में लिटरली डर दिख रहा होता है। वह थर थर काँपते हुए बोलती है, तुम क्या करने वाले हो, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। किन्नैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, ओह अब डर लग रहा है, मतलब तुम भी कभी कभी डर महसूस करती हो। फिर किन्नैन एकदम सीरियस होते हुए कहता है, याद है ना, तुमने ही कहा था कि मेरी हड्डियां तोड़ दोगी और मेरा डांटियन भी बर्बाद कर दोगी। सॉरी यार, गलती से तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को मार दिया। अब तो लगता है वो काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। फेंगजू पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे मत मारो, मैं फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं करूँगी, कसम से। लेकिन किन्नैन जवाब देता है, तुम्हारे पास फ्यूचर होगा ही नहीं जिसके बारे में बात कर सको। तभी फेंगजू एक डेस्परेट ट्रम्प कार्ड निकालती है और कहती है, किन्नैन मैं फैंग क्लैन की पेट्रिया की बेटी हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मेरे डैड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मेरा भाई, उसने तो 6th ग्रेड हुआंग रैंक्ड मार्शल स्पिरिट अवेकन की है। अब किन्नैन थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, 6th ग्रेड स्पिरिट, तो क्या फैंग रूलोंग ने सच में उसे अवेकन कर लिया। लेकिन अगर ऐसा है तो फैंग क्लैन ने अब तक कोई सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया, ये थोड़ा फिशी लग रहा है। जब फेंगजू देखती है कि किन्नैन सोच में पड़ गया है तो उसे लगता है कि उसका ब्लफ काम कर गया है, तो एकदम से उसका एटीट्यूड 360 डिग्री घूम जाता है। तभी एक घटिया से स्माइल के साथ वो अकर कर बोलती है, अब डर लग रहा है ना, तुम जैसे एक पीस ऑफ ट्रैश मुझे मारने की सोच भी कैसे सकता है। अब ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाओ और 100 बार कोटो करो और फिर अपनी हड्डियाँ खुद तुड़वा लो, शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। देख रहा है ना विनोद, लड़कियाँ कितनी जल्दी रंग बदलती है, बेचारा छिपकली भी शर्मा जाए। खैर वापस आते कहानी पे। अब किन्नैन फेंगजू की धमकी भरी बातों पे बस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ओ रियली, तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग निकली फेंगजू, इतनी बुरी हालत में भी मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो। पर याद रखो, हम लोंग्यू माउंटेन रेंज के बीच में हैं, अगर मैं तुम्हें यहाँ ख़त्म भी कर दूँ तो किसी को क्या ही पता चलेगा। ये सुनते ही फेंगजू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और फिर वो ट्रेम्बल करने लगती है। तभी किन्नैन अपनी तलवार निकालता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, ना मुझे तुम्हारे फादर से डर लगता है और ना ही तुम्हारे भाई से। मेरे फादर भी किन क्लैन के पैट्रियार्क हैं और तुम्हारा भाई तो मुझसे कम्पीट करने लायक भी नहीं है। और तुम सोचती हो कि 6th ग्रेड हुआंग रैंक्ड मार्शल स्पिरिट कोई बड़ी बात है। फिर किन्नैन अपनी ट्रू मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली मार्शल स्पिरिट क्या होती है। फेंगजू उस डिवाइन स्पिरिट को देखकर शॉक्ड रह जाती है और सदमे में कहती है, 7th ग्रेड हुआंग रैंक, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास तो सिर्फ 1st ग्रेड स्पिरिट थी ना। पर अब सोचने समझने का वक्त खत्म हो चुका था। किन्नैन अपनी एक ही स्लैश में उसका भी काम तमाम कर देता है। फिर वो अपनी तलवार को मयान में डालते हुए कहता है, ये तुम्हारी किस्मत थी कि तुम मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट के हाथों मरी।
उम्मीद करता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हारी ज़िंदगी इससे बेहतर हो। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते उसकी नज़र फेंगजू के पॉकेट पे पड़ती है, जहाँ से एक पुराना मैप का कोना बाहर निकला होता है। जो देखते ही किन्नन उसको लूटने लगता है। उसे काफ़ी चीज़ें मिलती है, जिसमें बॉडी टेम्परिंग पिल्स और वो एंशियंट मैप भी शामिल होता है। चीज़ें लूटते हुए वो एक फ़नी स्माइल के साथ कहता है, ये लड़की तो काफ़ी मालदार निकली। इतना बोलकर किन्नन उस एंशियंट मैप को देखने लगता है और मन ही मन कहता है, फेंगजू और उसके गार्ड्स के हिसाब से ये सब इस मैप को फॉलो करते हुए किसी रूइंड केव तक गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ कोई ट्रेजर नहीं मिला। फिलहाल मेरे पास करने को भी कुछ खास तो है नहीं, तो क्यों ना मैं खुद भी ट्राई कर लूँ, शायद मुझे कोई ट्रेजर मिल जाए। ये सोच के किन्नन मैप को फॉलो करते हुए एक क्लिफ से छलांग लगाता है और एक सुनसान सी जगह पे पहुंचता है, जहां उस रूइंड केव का एंट्रेंस होता है। केव को देखते ही वो सोचता है, लगता है ये मैप भी एक स्कैम ही निकला। फिर वो निराश होते हुए वहां से वापस जा ही रहा होता है कि तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका चलता है और एक पत्थर पे छुपा हुआ हाथ का निशान दिख जाता है। किन्नन अलर्ट हो जाता है, उसे कुछ अनयूजुअल फील होता है। वो स्वॉर्ड निकालते हुए अपनी सराउंडिंग्स को चेक करने लगता है। फिर जैसे ही उसका ध्यान उस साइन पे जाता है, वो स्वॉर्ड से एक्सप्लोर करने लगता है, देखने के लिए कि कहीं कोई हिडन ट्रैप या सीक्रेट मैकेनिज्म तो नहीं है। किन्नन सोचता है, इसमें कोई मशीनरी या मैकेनिज्म तो नहीं लग रहा। लगता है ये पाम प्रिंट किसी ने कल्टीवेट करते वक्त छोड़ा होगा, शायद वो अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा होगा। इतना सोचकर किन्नन वहां से जाने लगता है। तभी अचानक उसकी डिवाइन बैटल स्पिरिट बाहर आ जाती है। वो चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, डिवाइन बैटल स्पिरिट अचानक से बाहर क्यों आ गई। तभी उस हैंड प्रिंट से एक भयंकर एनर्जी निकलती है, जो किन्नन को चारों तरफ से घेर लेती है। उस एनर्जी को महसूस करते हुए किन्नन घबरा जाता है और सोचता है, कितनी टेरिफाइंग ऑरा है, ये तो मार्शल एम्परर की ऑरा लग रही है। मैप में जिस ट्रेजर का जिक्र था, शायद वो यही हैंड प्रिंट है। फेंगजू और उसके गार्ड्स इस ऑरा को महसूस ही नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उनका कल्टीवेशन लो था। अगर मेरे पास डिवाइन बैटल स्पिरिट ना होती तो शायद मैं भी इसे इग्नोर करके चला जाता। यह हैंड प्रिंट एक मार्शल एम्परर की इंटेंट को कैरी करता है। अगर मैं इसे कंप्रहेंड कर पाया तो मेरी कंप्रहेंशन पावर काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। फिर राइटर हमें बताता है कि किन्नन तुरंत बैठता है, पैर क्रॉस करके, आंखें हैंडप्रिंट पर टिकाए हुए। इस दौरान उसका माइंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। उसके मन के अंदर उसे ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से एक जाइंट पाम उसे कुचलने के लिए आ रही हो। लेकिन उस जाइंट पाम को देखकर डिवाइन बैटल स्पिरिट अपनी आंखों से एक गोल्डन लेज़र अटैक छोड़ती है, जो उस पाम स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह सब कुछ किन्नन के सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। फिर राइटर एक्सप्लेन करते हुए आगे कहता है, वो जाइंट पाम डिवाइन बैटल स्पिरिट के गोल्डन लाइट से टूट जाता है और फिर वो पाम अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ इंटेंट में बदल जाता है और डायरेक्टली किन्नन के माइंड में एंटर हो जाता है। किन्नन ने अपने थॉट्स को शांत किया और मार्शल एम्परर के इंटेंट को कंप्रहेंड करने में लग गया। धीरे धीरे उसका इनर माइंड ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेट में चला जाता है। और राइटर के इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम देखते हैं कि किन्नन अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और उसकी आंखों से भी वही गोल्डन लेज़र निकलती है, जो सामने की एक बड़ी सी चट्टान से टकरा जाती है। किन्नन खुश होते हुए कहता है, यह मार्शल एम्परर का इंटेंट वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं तो अभी बस थोड़ा सा ही समझ पाया हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ ऑलरेडी इतनी बढ़ गई है। अगर मैं इसे पूरी तरह कंप्रहेंड कर पाया तो मेरी पावर न जाने कितनी ज़्यादा ग्रो कर जाएंगी। वो अपनी मुट्ठी में इकट्ठी हुई एनर्जी को देखते हुए कहता है, ये थोड़ी दुख की बात है कि मेरी कल्टीवेशन अभी लो है। इस वजह से मैं इस हैंड प्रिंट से सिर्फ इतना ही सीख पाया। अब अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए किन्नन फिर उसी चट्टान पे एक स्ट्राइक करता है और सोचता है, जब मैं उस इंटेंट को कंप्रहेंड कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि थंडर क्रैश शेवर आर्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हो। अपनी अटैक की पावर देखकर खुश होते हुए सोचता है, ये स्लैश मेरी सोच से कनेक्टेड था। लगता है मैंने वन विथ सेवर के फाउंडेशन स्टेज को अचीव कर लिया है। मुझे तो लगता है कि एक ऑर्डिनरी 50 लेयर बॉडी टेम्परिंग रियल्म कल्टिवेटर भी इस स्ट्राइक का सामना नहीं कर पाएगा। लॉन्ग्यू माउंटेन रेंज से इस ट्रिप में मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। वैसे भी मैं यहाँ 5 दिनों से हूँ। अब तक फादर ने मेरे लिए पिल्स रेडी कर ली होंगी। अब वापस जाने का वक्त आ गया है। किन्नन तेज रफ्तार से वापस अपने घर किन क्लैन की तरफ निकल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है किन क्लैन में,
किन्नन वापस आ चुका होता है। एक अंगड़ाई लेते हुए कहता है, फ्यू, फाइनली वापस आ गया। लेकिन आसपास के लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं और आपस में कानाफूसी कर रहे होते हैं। ये देखकर किन्नन सोचता है, इन लोगों के एक्सप्रेशन देखकर तो यही लगता है कि फादर ने मेरे लिए 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स अरेंज करवा दिए होंगे। तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो कहता है, यंग मास्टर, ये रहे वो 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स जो किन क्लैन ने आपके लिए अरेंज किया है। उसका नाम होता है टाइसन, किन के फादर का पर्सनल बॉडीगार्ड, जिसका किन क्लैन में कल्टीवेशन किन टियान के बाद सबसे ज़्यादा था। किन क्लैन के सबसे ट्रस्टेड लोगों में से एक। किन खुशी से बॉक्स लेते हुए कहता है, थैंक्स अंकल सैन। फिर वो बॉक्स ओपन करता है और पिल्स देखकर खुश होते हुए कहता है, इतनी सारी बॉडी टेम्परिंग पिल्स, कितनी ज़्यादा मेडिसिनल पावर है इनमें। लेकिन अंकल सैन इससे काफ़ी नाखुश होते हैं। किन तुरंत पूछता है, अंकल सैन, मेरे फादर कहाँ हैं? वो थोड़ा रूड होते हुए वहाँ से जाते हुए कहते हैं, वो क्लैन मीटिंग में है। और एक जगह रुक कर गुस्से में कहते हैं, किन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या सोच रहे थे, लेकिन तुमने अपने फादर से 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स मांगने की सोची भी कैसे? तुम्हें पता भी है तुमने उन्हें किस मुश्किल में डाल दिया है? किन शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या मेरे फादर के साथ कुछ हुआ है? अंकल सैन कहते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है किन, और ये सब तुम्हारी 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स की वजह से हुई है। क्लैन मीटिंग में तुम्हारे फादर सुप्रीम एल्डर और बाकी सबके सामने खड़े हैं। वो लोग इस बात का बहाना बनाकर तुम्हारे फादर से उनकी पैट्रियार्क की पोजीशन छीन लेना चाहते हैं। अगर तुम्हारे फादर पैट्रियार्क नहीं रहे तो याद रखना, ये सब तुम्हारी वजह से होगा। ये सुनते ही किन्नन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी ऑरा रिलीज करता है जिससे ज़मीन में क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये देख के अंकल सैन शॉक होते हुए कहते हैं, फोर्थ लेयर बॉडी टेम्परिंग रियल, ये कैसे हो सकता है? किन्नन गुस्से में कहता है, किन टियाइबा, किन चैंगकोंग, तुम लोगों की इतनी हिम्मत! क्या तुम लोग वाकई में मेरे फादर से उनकी पोजीशन छीनना चाहते हो? और तुम्हें लगता है कि मैं चुपचाप ऐसा होने दूंगा? अब सीन शिफ्ट होता है किन क्लैन के कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ किन्नन के फादर किन टियान और सभी एल्डर्स अपनी अपनी सीट पे बैठे होते हैं। किन चैंगकोंग और किन क्लैन के कुछ डिसाइपल्स हॉल के बीच में खड़े होते हैं। और फिर किन चैंगकोंग कहता है, पैट्रियार्क, किन क्लैन के टॉप जीनियस होने के बावजूद मुझे हर महीने सिर्फ 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स मिलती है, और फैमिली अलाउंस मिलाकर भी मेरा टोटल मंथली कोटा 20 पिल से ज़्यादा नहीं होता। तो फिर आप किस वजह से एक वर्थलेस इंसान जैसे किन्नन को 500 पिल्स देने के लिए तैयार हो गए? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका बेटा है? हमें बताया जाता है कि किन चैंगकोंग ने 5th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट अवेकन किया है, जिस वजह से उसके पास खास रिसोर्सेस हैं और वो बॉडी टेम्परिंग रियल्म के 3rd लेयर तक पहुंच चुका है। उसकी बात सुन के किन टियाइबा स्माइल करता है और वहीं पैट्रियार्क किन टियान कहते हैं, हाँ, वो 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ, और मैं ऑलरेडी ये प्रॉमिस कर चुका हूँ कि आगे से मैं क्लैन से कोई भी रिसोर्स नहीं लूँगा। अगर तुम इस बात को ध्यान में रखो तो किन क्लैन को किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। ये सुनकर किन टियाबा गुस्से में बोल पड़ता है, किन क्लैन को कोई लॉस नहीं होगा? हमारे क्लैन को हर साल लिमिटेड अमाउंट में बॉडी टेम्परिंग पिल्स मिलती है। अगर आप 500 पिल्स सिर्फ अपने बेटे के लिए रख लेंगे तो बाकी लोगों के लिए क्या बचेगा? पैट्रियार्क होने के बावजूद आप जीनियस पे रिसोर्स खर्च करने के बजाय एक ट्रैश पे कर रहे हो। मेरी ओपिनियन में अब आप इस क्लैन के पैट्रियार्क रहने लायक नहीं रहे। ये बात सुनते ही हॉल में प्रेजेंट सभी लोग शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करने लगते हैं, और बाकी एल्डर्स भी चुप रह के ये तमाशा देखते हैं। तभी सुप्रीम एल्डर की बात सुन के किन टियान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे हटाने का प्लान बना रहे सुप्रीम एल्डर? क्या तुम मुझे सच में सिर्फ इस बात पे हटाना चाहते हो? और फिर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ये कैसे अचीव करोगे। मैं किन टियान, किन क्लैन का इकलौता जियान टियान रियल्म का कल्टीवेटर हूँ। अगर तुम मुझे हटा दोगे तो मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग फैंग क्लैन का सामना कैसे करोगे। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर भी चिल्लाते हुए कहते हैं, किन टियान, बस इतना ही तुम्हारे पास कहने को? क्या तुम अपनी कल्टीवेशन का अब्यूज़ करके किन क्लैन में डिक्टेटर बनना चाहते हो? सभी लोग ध्यान दे मेरी तरफ। मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले ही मेरा बेटा किन चैंगकोंग मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट द्वारा डिसाइपल बना लिया गया है, और साथ ही मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट अगले 5 दिन बाद लिंसुई सिटी में डिसाइपल सिलेक्शन रखने वाली है। किन टियान शॉक में सोचते हैं, मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट? फिर राइटर एक्सप्लेन करता है, लुओ किंगडम में मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट टॉप 4 सेक्ट्स में से एक माना जाता है,
उसका इन्फ्लुएंस पूरे किंगडम में फैला हुआ है और यंग कल्टिवेटर्स के लिए ये एक सैक्रेड प्लेस माना जाता है। अगर कोई मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल बन जाए तो उसका स्टेटस आसमान छू सकता है। आज तक किन क्लैन के हिस्ट्री में कोई भी डिसाइपल मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाया है। सुप्रीम एल्डर की बातें सुन वहाँ प्रेजेंट सभी डिसाइपल विस्पर करने लगते हैं। उनमें से एक ग्रीन हेयर डिसाइपल सुप्रीम एल्डर से पूछता है, सुप्रीम एल्डर क्या आप सच कह रहे हैं? मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट तो हर 3 साल में ही डिसाइपल सिलेक्शन करती है। अभी तो सिर्फ 2 ही साल हुए हैं लास्ट सिलेक्शन को। तभी एक गंजा चोमो डिसाइपल भी पूछता है, हाँ सही बात, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं, नेक्स्ट डिसाइपल सिलेक्शन को एडवांस में कर दिया जाएगा। तभी किन चैंगकोंग फ्लेक्स करते हुए बोलता है, सभी लोग, पैट्रियार्क किन टियान ने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करके 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स एक वर्थलेस इंसान को दे दी। मेरे हिसाब से वो अब पैट्रियार्क बनने के लायक नहीं रहे। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, इसलिए मेरा सजेशन है कि उन्हें उनके पोजीशन से हटा दिया जाए। इतना सुनते ही किन टियान कहते हैं, सभी लोग, चाहे मैंने अपने बेटे के लिए 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स ली हैं, लेकिन मैंने अपनी सैलरी पूरी क्लैन को कंपनसेशन के तौर पे दे दी है। और हाँ, मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ का दिखावा नहीं कर रहा, लेकिन जब से मैं किन क्लैन का पैट्रियार्क बना हूँ अपनी पूरी कोशिश की है क्लैन को और आगे बढ़ाने की। 5 साल हो गए इस रोल में मुझे, और मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, पर इतना ज़रूर कहता हूँ कि किन क्लैन मेरी लीडरशिप में ज़्यादा स्ट्रांग बना है। रिसेंट मार्शल अवेकनिंग सेरेमनी में मेरा बेटा एक जीनियस से एक वेस्ट में बदल गया, जिससे उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। मैं सिर्फ किन क्लैन का पैट्रियार्क ही नहीं, किन नैन का डैड भी हूँ। जब उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा तो मैं उसे मना नहीं कर पाया, और वो कुछ मांगे और मैं उसे कुछ ना दे पाऊँ तो बाप होने का क्या मतलब। बस मुझे इतना ही कहना था। किन टियान की बातें सुनते ही जो लोग पहले प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। उनके पास कहने को अब कुछ नहीं बचता। किन टियान की बातें सुन के सेकेंड एल्डर गुस्से में बोलते हैं, मैं किन चैंगकोंग से एग्री करता हूँ, किन टियान अब हमारे पैट्रियार्क नहीं रह सकते। सेकेंड एल्डर की बात सुन शांत परे लोग फिर से भड़क जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं। एक पर्सन कहता है, हाँ हाँ किन टियान, तुम अब हमारे पैट्रियार्क बनने लायक नहीं रहे। मैं उन्हें पैट्रियार्क के पद से हटाने के पक्ष में हूँ। इतने में दूसरा डिसाइपल बोलता है, अपने यूजलेस बेटे के लिए इतनी सारी बॉडी टेम्परिंग पिल्स बर्बाद कर दी, और अगर उन पिल्स को किन क्लैन में बांट दिया होता तो हमारा क्लैन और पावरफुल बन सकता था। तभी एक और पर्सन कहता है, और ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपने यूजलेस बेटे की वजह से पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दोगे। और वैसे भी तुम्हारा किन क्लैन की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, ये सब हमारी मेहनत की वजह से हुई है। सबकी ऐसी बातें सुन के किन टियान कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं बचा, मुझे मान लेना पड़ेगा। इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता, हम देखते हैं कि एक धमाका होता है, और इसी के साथ चैप्टर 20 का अंत होता है। आगे का एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है, तो उन एपिसोड को देखने के लिए बने रहें। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।